हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आप सबकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त हो चुकी होगी। अब तो शायद कुछ ही नहीं बचा होगा। तो हम लोग आइए आज शुरू करने वाले हैं जिस टॉपिक को। आइए हम लोग सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदर्श प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 2022-23। 70/70 दिलाने की गारंटी, आप सबको लाने की गारंटी है। 70/70 100% हम लोगों को लाना है, ठीक है ना। एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं। अभी हम लोग बच्चों जस्ट इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा IUPAC नाम का मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो। एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग सारे फिगर को समझेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आपको बोर्ड की कॉपी लिखना सिखा देंगे। बाकी सब हो गया है। इंग्लिश मीडियम का एक वीडियो देने वाले हैं जिसमें हम लोग उसमें डिटेल से उनको भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस पेपर को पूरा सॉल्व करने वाले हैं। क्या 2023 का जो भी पेपर है, ये पेपर आपके सामने हम ला चुके हैं। पूरा पेपर को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। सर पेपर में क्या क्या आएगा सब कुछ, आपका परेशान नहीं होना है, सारी चीजें। उससे पहले बच्चों बस थोड़ा सा कमी है यार बच्चों, आप मेहनत कर दीजिए। मेहनत क्या, थोड़ा सा जोर लगा देंगे। 20-30 बच्चे केवल बचे हुए 1000 कंप्लीट होने में। 1000 कंप्लीट हो जाए फिर जबरदस्त हम लोग आज शाम को सेलिब्रेट करेंगे आपके सामने। इसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे बोर्ड पे। आप फेस टू फेस हम लोग आज मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर हम लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करेंगे। कल बच्चों सारा एकदम आप जबरदस्त पेपर दे के आएंगे। तो आज की खुशी ये कि अपना परिवार 1000 हो जाएगा। कल आप लोगों की खुशी होगी आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। कल हम लोग जब रिव्यू लेने आएंगे तो आप खुद ही बोलेंगे सर आज तो पेपर हम लोग एकदम पूरा धुआं धुआं कर दी। इतना हलवा पेपर आया था कि लग रहा था कि क्या छोड़ें क्या करें। हमने सब कुछ कर दिया, अथवा अथवा जितना था सब कर दिया। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये काम थोड़ा सा कर देंगे। अभी तक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये जो पेपर है शायद ही कोई कराया हो पूरा। बस लोग 10-5 मिनट आधा घंटा ऑब्जेक्टिव करा देते हैं। पूरा पेपर को जिस तरीके से हम कराने वाले बच्चों कोई नहीं कराता। ये 100% गारंटी है। आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, इस पूरे पेपर को कोई नहीं सॉल्व कराया होगा। ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। जितना 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगेगा हम लोग पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे पूरा इत्मीनान से। कोई जल्दीबाजी नहीं, सब कुछ इसमें से कम जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं 30 से 40 नंबर 100% आपको मिल जाएगा। देखिए ये भी पेन खत्म हो गई। ये हमारी 8वीं पेन खत्म हुई है बच्चों। 8 पेन हम लोगों ने खत्म कर चुका है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग आज पूरा इसको एकदम अच्छे सॉल्व करने वाले हैं। ये वाली चल रही है, ठीक है। तो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं ये और ये। अगर दोनों पेन ये और खत्म हो जाती है तो हम लोगों की 10 पेन खत्म हो जाएगी। हम लोगों का भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि हम लोग जब से पढ़ रहे हैं 10 पेन हमारी भी खत्म होगी। आपकी पता नहीं कितना खत्म हो चुकी। आपका उम्मीद है इसकी आधी आपकी भी खत्म हो गई, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्या तैयार हैं सभी लोग? हाँ बिल्कुल आप तैयार होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं अपना टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि क्या लिखा हुआ आदर्श प्रश्न पत्र विज्ञान 10 2023-2022। आज बहुत खुशी है, आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पढ़ाने में, ठीक है। अच्छा तो डेली लगता है, लेकिन आज हमें उम्मीद है कि आप सभी आज पूरा कर देंगे। फिर शाम को हम लोग आज मिलेंगे, आप लोग बातें करेंगे। 15 मिनट सुपर साइंस की शुरुआत क्यों हुई, हमने इस कोचिंग को क्यों ओपन किया, हम आगे मेरा विजन क्या है, हम क्या चाहते हैं, बस ये सारी कुछ बातें करेंगे। आपको बहुत मजा आने वाली। इस साल आपके लिए क्या क्या करने वाले, बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत कम शुल्क में बहुत कुछ हम लोग इस साल करने वाले हैं। एकदम मतलब इस साल एकदम पूरा अपने यहाँ भूकंप आना चाहिए कि हाँ सच में मतलब कोई पढ़ाई के लिए कुछ सोचा जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। कोई तो ऐसा है जो हम लोगों के हित के बारे में सोच रहा है, ठीक है। बहुत कुछ करने वाले बच्चों। आप सबको देखेंगे जो कुछ करेंगे आपको सच में बहुत कुछ सरप्राइज होगा। चलिए क्या कुछ निर्देश दिए हुए हैं प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। ये सारी बातें आपको लिखा रहता है, आप आराम से पढ़ लेंगे। वो मार्कशीट पर पेन से ही गोले लगाना है, कोई गलती नहीं करना है। जो अखंड होगा 1 अंक, जो दूसरा वाला होगा उसमें आपको व्हाइटनर वगैरह प्रयोग नहीं करना है। वर्णात्मक प्रश्न होंगे, प्रत्येक के समूह निर्धारित अंक, खंड में ये सारी चीजें आपको पता है। ये आपका UPMSP का पेपर है, वेबसाइट पर आया हुआ है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जबरदस्त। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अब आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो एकांत अपवर्तन कहाँ होता है? आपको हम बता चुके हैं बच्चों, सारी चीजें पेपर में बता दें, ठीक है। देखिए आपको हम बता चुके हैं, ये आपका क्या होता है आंख। ये क्या है आंख। आंख आप सब बना लिए होंगे। आंख ऐसे बनता है सिंपल, हम सिंपल सा बना रहे हैं, कोई ज्यादा वो नहीं। ये देखिए इधर से ये आपका क्या होता है कार्निया। क्या होता है कार्निया, सबसे पहले कार्निया, ठीक है। इधर सबसे 3 भाग, इसमें 3 पार्ट होते हैं। बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, समय कुछ भी लग जाए इतना पढ़ेंगे पूरा साइंस आपका रिवीजन हो जाएगा। जो अभी तक पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं सबका रिवीजन हो जाएगा, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। सबसे पहले आपका होता है दृढ़ पटल।
दूसरा नंबर फिर क्या होता है, कोरोइड होता है। तीसरा क्या होता है, रेटिना होता है। यहाँ क्या होता है, पीत बिंदु। यहाँ क्या होता है, अंध बिंदु। सब जानते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, कार्निया। इसको क्या बोलते हैं, कांचाभ द्रव। ये क्या होता है, आइरिस। सब चीजें समझना है। लेकिन ये पूछा जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर, देखिए प्रकाश में बच्चों कहाँ प्रवेश करता है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है सबसे पहले क्या मिलता है हमको, सर सबसे पहले तो कार्निया ही मिलता है। आप तो पढ़ा चुके हैं मानव नेत्र में, बिल्कुल बच्चों, सबसे पहले कार्निया मिलता है। और यह हमारे नेत्र का उभरा हुआ भाग है। ये जो भाग होता है, जो नेत्र के बाहर जो उभरा होता है ना, इसे ही तो हम कार्निया बोलते हैं। बिल्कुल बच्चों, इसे ही कार्निया बोलते हैं। जहां से प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। नेत्र में कार्निया किसी आंख का वह भाग है जो कि उभरा हुआ होता है, और इसी कार्निया से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया। तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है बच्चों, कार्निया में होता है। कहाँ होता है, कार्निया में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से लगाएंगे मेरे साथ, ऑप्शन नंबर बी आप लगाते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्निया पर। ठीक है ना। हम लोग सब जानते हैं परितालिका क्या होता है, जिसको हम पुतली बोलते हैं। पुतली का मेन कार्य होता है बच्चों कि हमारे मतलब जब ज्यादा प्रकाश में जाते हैं तो आंख छोटी हो जाती है, जब कम प्रकाश में जाते हैं तो बड़ी हो जाती है। ये पुतली होती है, परितालिका आइरिस। सारी चीज आपको पता होगा। पहला हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। सारा कुछ पूरा डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत आपको लेने की बात नहीं है। हम लोग एकदम पूरी जबरदस्त आए हैं। ये हम आपसे वादा किए थे कराएंगे पेपर, तो हम कराएंगे। जो जो हम बोले हैं सब कुछ करा दें, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। बस आप सब इसी तरीके से एकदम जबरदस्त पढ़ते रहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है। निम्नलिखित में से कौन सा टॉप वोल्टता का निरूपित करता है। थोड़ा इसमें घुमा फिर आगे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे डरने वाले नहीं है, आप सब बहुत एकदम तैयार हैं, आप बहुत वीर आदमी हैं। देखिए पहला क्या है, किया गया कार्य। कार्य मतलब क्या होता है बच्चों, W बटे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। धारा मतलब क्या होता है, I, और इनटू समय क्या होता है, T। तो ये बताइए सर, ऐसा फार्मूला कहाँ पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं, W बटे। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं Q बराबर I इंटू टी। हम लोग क्या पढ़े हैं, Q बराबर I इंटू टी, ये पढ़े हैं ना। तो अब आई टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, W अपान क्यू किसके बराबर होता है, V बराबर। V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू। यही तो बच्चों वोल्टता है, क्या है, यही तो वोल्टता है। यही तो पूछा है, वोल्टता को निरूपित करता है यही W अपान क्यू। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, किया गया कार्य इंटू आवेश। किया गया कार्य इंटू आवेश, V बराबर W, ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। W इंटू क्यू नहीं हो सकता, W इंटू क्यू नहीं हो सकता वोल्टता बराबर। कार्य इंटू समय विद्युत धारा नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल एकदम मस्त सही है, समझ में आ रहा है ना। देखिए थोड़ा सा यहाँ घुमा के दे दिया था, अगर आप ये सब चीज़ें अगर डिटेल से मेरे साथ पढ़े होंगे तभी आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग सीधे तीसरा नंबर। समय बिल्कुल नहीं खराब करना है, सब चीज़ समझते हुए चलना। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा भी डाउट होगा, जैसे बच्चे कमेंट करते हैं बिल्कुल करिएगा, व्हाट्सएप पे, इस पे भी, कहीं भी पूरा हम रिप्लाई देते हैं। दिन भर आपकी सेवा में एकदम हम रहते हैं। बस सारी चीजें, बस ये सोचते हैं बस आपका पेपर जबरदस्त हो जाए 10 वालों का। फिर हम लोग 11 का चालू करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस हमारी 10 या 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी। जबरदस्त हम लोग फिर पढ़ाई करें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, समझिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए जब आपको फिगर पता रहेगा ना, तभी ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आइए हम सारा कुछ यहीं पढ़ाएंगे, कोई कॉपी वॉपी नहीं, सब कुछ यहीं बताएंगे। ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चों, अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। इसमें बताते हैं क्या, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अवतल दर्पण है ये। अवतल दर्पण में क्या बोला है, अवतल दर्पण वस्तुबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, नहीं बड़ा तो नहीं बनेगा, ये गलत, बिल्कुल गलत बात है। वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, सब बनेगा, लेकिन बच्चों बड़ा नहीं बनेगा। बड़ा कब, देखिए कब तक नहीं, हम आपको पढ़ा चुके हैं, बड़ा कब तक, जब वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो बराबर बनेगा। जब वक्रता केंद्र से आगे होगा प्रतिबिंब तभी तो बड़ा बनेगा, बिल्कुल तभी तो। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में हो, तो यहाँ तो ऐसा ध्रुव और फोकस के बीच में नहीं, ये तो पीछे बनता है, गलत है, ये तो पीछे बनेगा। तीसरा, जब वो दर्पण के फोकस था, हाँ ये हो सकता है, दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में अगर हमारी वस्तु रखी होगी तो ये ऐसा क्यों, यहाँ से मुख्य इसके समांतर जाएगी और ये फोकस से होकर चली जाएगी। जो दूसरी किरण होगी फोकस से होकर जाएगी और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो ये बच्चों कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा। अब बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा, जब भी बड़ा, बड़ा सर कैसे जाने आप बड़ा, चलिए वास्तविक तो है क्योंकि इसके सामने है, लेकिन सर आपको बड़ा कैसे, बच्चों
जब वस्तु वक्रता केंद्र तक होती है, जब इसका प्रतिबिंब बनता है तो ये बराबर बनता है, यहाँ पे बराबर, और इसके इधर जब बनेगा तो छोटा, और जब वक्रता केंद्र से परे बनेगा, इसके आगे बनेगा तभी बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए कितना, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो चीजें कितना आसानी से आप समझ सकते हैं। और जब कंसेप्ट, इसीलिए तो सारा चीजें हम पहले पढ़ाए हैं, ताकि हम जब ये पेपर का पहले ही सब लोग पेपर करा रहे हैं, आप भी पहले पेपर करें, कोई मतलब नहीं, कुछ पता ही नहीं कितना करेंगे। लेकिन जब एक बार बच्चों कंसेप्ट हम लोग एकदम अच्छे से अपना बिल्डअप कर चुके हैं, बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं, सारी चीज सब बेसिक खत्म हो चुका है, अब तो अच्छे से आप सारी चीजें एकदम मस्त आप करते चले जाएंगे। आगे चलें, जब वस्तु दर्पण के फोकस वक्रता के अंत के बीच में होगा तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। इसका मतलब दूरदृष्टि दोष है, तभी तो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। क्यों? क्योंकि उसको निकट की चीजें नहीं दिखाई दे रहा। जो दोष होता है, जो दिखता है वही दोष होता है, सिंपल सी बात है। इसमें कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थी को नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है, तभी उसको चीजें नहीं दिख रही है। ठीक है ना। और दूर बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु कितना होता है बताइएगा? दूर बिंदु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, और हो सकता है आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन एक पूछने आ जाए आपके पेपर में। सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? इस क्वेश्चन को चाहते हैं कि सॉल्व करके आपको दिखाएं। आइए, यहाँ पे हो सकता है जगह कम पड़े, हम लोग एक पेपर में सॉल्व करते हैं इसको। 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, इनका उपयोग करके निम्नतम, देखिए कल हमने बात किया था, जब बच्चों निम्नतम की बात करेगा तुरंत, अब देखिए बता चुके हैं सारी चीजें, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, क्योंकि सारी चीजें हम बता चुके हैं कि जब अगर अधिकतम बोलेगा तो आप करेंगे श्रेणी क्रम। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। और जब बच्चों बात करेगा निम्नतम तो आप बात करेंगे समांतर क्रम। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा पूछा था, सर समांतर क्रम को किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? समांतर क्रम को पार्श्व क्रम के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पार्श्व क्रम के नाम से पूछा जाता है। सिंपल सा यार, निम्नतम बोले, समांतर क्रम बोले, पार्श्व क्रम बोले, एक ही बात है, तीनों का नाम एक ही है। ठीक है, जानना चाहिए, हो सकता है इस नाम से पूछ ले, इस नाम से पूछ ले, इस नाम से। अधिकतम श्रेणी क्रम, इसको सीरीज किस नाम से जानेंगे? ये होगा। तो यहाँ क्या बोला है? निम्नतम प्रतिरोध। क्या बोला है? निम्नतम प्रतिरोध। 5 प्रतिरोध बोला है। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। सही है। अब बोला है R1 कितना? 1/5, 1/5 दिख रहा है, दिखेगा भाई, 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5। सही है सबका। 1/R बराबर, ये ऊपर चला जाएगा, 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1। सही है। कल आपको हम एक फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे सर? अभी दिखाते हैं, अभी हम फार्मूला देखिए, अभी लागू होगा जो वाला कल फार्मूला बताए थे। R बराबर n²R', वही लगेगा, यहाँ भी वही लगेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 5, नीचे एलसीएम, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25/1। लेकिन जब पलट देंगे, क्योंकि हमको R बराबर निकालना होगा, क्या हो जाएगा? 1/25। सही है, कितना आ गया? 1/25, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला जो कल बताए थे, R बराबर n², तो n² क्या हो जाएगा? समांतर क्रम बोला है तो क्या हो जाएगा? 1/5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/25। n का मान 1/5 रख देंगे, वही फार्मूला, R बराबर n² इंटू R', वही लगेगा, वही लगेगा। ये सॉल्व नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, बिल्कुल हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये सर हमको बता चुके हैं, ये फार्मूला बताए हैं, जबरदस्त है। ऑब्जेक्टिव जब कोई भी एक जरूर आएगा, देख लीजिएगा आप हमारी बात पर ट्रस्ट करिए, जब पेपर देख निकलेंगे आपका दिल एकदम इतना खुश होगा, सर तो जितना जो चीज़ें बताए थे सब कुछ सेम आ गया। तभी तो बच्चे बोलते हैं सर जैसे आपको पेपर पहले से पता नहीं, बच्चे पता नहीं होता। इतना ज़्यादा हमें खुद पर और आप पर भरोसा है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छे से पढ़ ही रहे हैं ना, सारी चीज़ें हम लोग को छोड़ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं बच्चों। इसलिए हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ हम लोग क्या पूछेगा यार, एक बोर्ड का एक फिक्स सिलेबस ना होता है, ऐसा थोड़ी ना कहीं से भी पूछ सकता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता। अगर कहीं से पूछेगा तो फिर सबको अच्छा नंबर मिलेगा। तो n² बराबर कितना दिया है? 1/5, तो रख देंगे 1/5, तो 5 5 25, 1/25 डायरेक्ट उत्तर। देखिए कितना आसान है, ऐसे ही आप कर लेंगे इसको। आगे चलें, बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब सीधे हम लोग आगे चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर। न्यूनतम मतलब ध्यान रखना है, न्यूनतम मतलब क्या होगा जल्दी बताइए? न्यूनतम मतलब क्या होगा? न्यूनतम मतलब सर समांतर क्रम। अधिकतम की जब बात करें तो क्या होगा? अधिकतम मतलब सर बताइए? अधिकतम मतलब श्रेणी क्रम, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही चुंबकीय, बहुत बड़ा किसी फालतू यार कुछ नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो,
ये सब क्वेश्चन ना फालतू दिए रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। ये देखिएगा, ये है, ठीक है। तो अब आपका तार के ठीक ऊपर होगा। अब बताइए तार के ठीक ऊपर होगा कि तार के ठीक नीचे होगा कि कागज के तल में तार के ऊपर स्थित होगा, कागज के तल में तार के दक्षिण में। इसके कहने मतलब है कि जब ये चलता है, देखिएगा ये ऐसे चलता है, ऐसे, ये ऐसे बात किया है, ठीक है, अपने बना दिए हम, ऐसे चलता है तो क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, तार के ठीक ऊपर होगा कि नीचे होगा, बताइएगा। हमारे अनुसार तो नीचे होगा, बाकी आप इसको सही बताइए कि इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप इसमें सही से बदले, फिलहाल नीचे ही होगा, नीचे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इधर से इधर, ये क्लॉक ऐसे चलेगा ना जैसे घड़ी आपका रोटेट करता है, तार के ठीक नीचे होगा, सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अब बताइए कि जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, अत्यधिक छोटा बनेगा तो छोटा कब बनता है, छोटा बच्चों बनता है केवल उत्तल लेंस में, ऐसा हो सकता है, केवल उत्तल दर्पण में, ऐसा हो सकता है, केवल अवतल दर्पण में, अवतल उत्तल। अत्यधिक छोटा तो यार दोनों, चारों, तीनों कंडीशन बनता है बच्चों, चारों में बनता है अत्यधिक छोटा। जब आप अवतल दर्पण की बात किए थे, जब प्रतिबिंब अनंत पे रखा होगा, जब प्रतिबिंब वस्तु अनंत पे होगी अवतल दर्पण में, तब भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में भी एक कंडीशन में छोटा बनता है, अवतल लेंस में भी बनता है, उत्तल लेंस में बनता है। इसका मतलब बच्चों सभी कंडीशन में ये वाला डी होगा, क्योंकि अत्यधिक छोटा तो हर एक कंडीशन में बनता था, चाहे वो लेंस पढ़े चाहे वो दर्पण पढ़े, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स खत्म, फिजिक्स सातों खत्म हो गए। देखिए कितना आसान था 7 नंबर पाना। 7 नंबर अगर आपका सही हो जाएगा कल, 1-2 भी आ जाएगा तो 100% आप पा जाएंगे। चलिए, एक केमिस्ट्री में चलते हैं सीधे, ठीक है। एक मिश्र धातु है, एक तत्व, क्या हो सकता है, एक तत्व, और क्या हो सकता है, एक यौगिक, और क्या हो सकता है बच्चों, एक समांगी मिश्रण, और क्या हो सकता है, एक विषमांगी मिश्रण। तो आप बताइएगा जल्दी से, मिश्र धातु क्या होता है बच्चों, समांगी मिश्रण, जैसे कापर और तांबा, ठीक है ना, पीतल और तांबा, पिताजी क्या बना जाता है, जिंक, जैसे पीतल, पीतल प्लस तांबा, पिताजी, तांबा बराबर क्या बना देता है, जिंक, क्या बना देता है, जिंक। तो जिंक ये क्या है, एक समांगी मिश्रण, तो क्या रखेंगे, मिश्र धातु होती है एक समांगी मिश्रण, ठीक है। अगर बच्चों कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए अगर किसी ऑप्शन में, कोई अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है चीज़ें। देखिए क्या होता है, जल्दी जल्दी हम लोग, हमारा यहाँ टारगेट बस होता है जितना ज़्यादा हम जल्दी से कंप्लीट करा दें, बाकी मेहनत करने का तरीका सारी चीज़ें लगभग एक आध, जैसे भी पिछले वाले वीडियो जो बनाए थे, फिजिक्स में उससे होता है, बायोलॉजी में 1-2 मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं यार, हो सकता है सर से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो, आपको सारी चीज़ें पता है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचान, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से, सर पहला कौन सा, पहला बच्चों होता है संतृप्त, दूसरा क्या होता है असंतृप्त। असंतृप्त में क्या क्या बोलते हैं इसको, इसमें आता है केवल एक प्रकार एल्केन, इसमें क्या आता है एल्कीन, और दूसरा क्या आता है एल्काइन, कितने आते हैं 2। सर देखिए संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त में केवल एक टाइप और असंतृप्त में 2 टाइप। संतृप्त में एल्केन और इसमें एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में क्या होता है सर, कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, सही है। इसका सूत्र क्या होता है CnH2n+2, इसका सूत्र क्या होता है CnH2n, इसका सूत्र क्या होता है CnH2n-2। देख लीजिए, समझ में आ रहा, सारी चीज़ बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से सब कुछ, जिसका जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा पूरा रिवीजन करा देंगे, सब कुछ रिवीजन करा देंगे इस वीडियो में। 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जितना होगा हम पूरा करा देंगे, बस आप धैर्य से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, मजा ही आ जाएगा, कुछ देखने की फिर जरूरत नहीं है, इसको देख लेंगे पर्याप्त हो जाएगा पूरा। इसीलिए हम उसको सब सालों सहित, ये नहीं बस ऐसे टिक मारते चले रहे हैं, पूरा डिटेल जो कुछ मिलेगा सब डिटेल से पढ़ाएंगे बस। संतृप्त असंतृप्त, संतृप्त में एल्केन, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र है CnH2, ये हो गया। एन इन आइन, यहाँ का जुड़ता है एन, यहाँ का जुड़ता है इन, यहाँ का जुड़ता है आइन, ठीक है ना। चलिए हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं, दोनों मीडियम के बच्चे समझ सकते हैं, दोनों को हम मैनेज करके चलेंगे। अब देखिएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ देखिए ये बस इतना ही समझना है, अब आपका क्वेश्चन खत्म। निम्नलिखित में से अतंत्रित हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। बच्चों क्या ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ना सर, क्योंकि इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है सर, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात। बच्चों क्या ये हो सकता है, हाँ सर यहाँ डबल बॉन्ड है, बिल्कुल। क्या बोला है असंतृप्त, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आते हैं, तो यहाँ क्या है एल्कीन है, इसका मतलब सर ये सही है। इस वाले में नहीं सर, ये सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं हो पाएगा, इसका मतलब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे मेरे साथ। डी वाला ऑप्शन देखेंगे बच्चों, डी वाला ये है, डी ऑप्शन है, तो क्या है इसमें डबल बॉन्ड है, बिल्कुल ये सर हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी। ऑप्शन कहाँ पे है, बी और डी, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है, क्या है असंतृप्त है। मजा आ रहा है समझने में, सारी चीजें बहुत आसान है, बस एक बार आपको थोड़ा सा पुश करना है, बाकी सब चीजें आप एकदम जिस तरह से, वही जब एक छोटी सी वो कहानी की बात है रामायण का, देखिए क्या था,
कि हनुमान जी को पता था कि उनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन सबको पता था, लेकिन हनुमान जी को अपनी शक्ति याद ही नहीं था, अपनी शक्ति नहीं याद था। लेकिन जब सब परेशान हो गए, जब सीता माँ की ये हुआ कि कैसे उनकी खोज की जाए, कौन जाएगा कौन जाएगा, तो कुछ किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर कौन कहता है, फिर श्री राम या किसी ने कहा कि हनुमान तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये मतलब उनको श्राप या आशीर्वाद जो भी मिला था, तब उनको उनकी शक्ति याद आ गई। अच्छा, तो वही चीज़ है, आपके अंदर बहुत शक्ति है, बस आपको एक बार पुश करना पड़ता है, आपकी शक्ति को याद दिलाना पड़ता है। बाकी तो आप एकदम, फिर कल देखिएगा कैसा आप पेपर दे के आते हैं, एकदम लगेगा कि मैं दोनों हाथ से लिख दूँ, इतना पेपर आपको आसान लगेगा सच में। अभी यकीन नहीं हो रहा ना, जब दे के आएंगे देखेंगे यार, साइंस तो हम लोग इतना मेहनत किया है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां नंबर, ठोस कैल्शियम डाई। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने का मेरा मन नहीं होता, सही बताने, छोटी सी बात कहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना, ताकि ऐसा देखिए क्यों देता है, ताकि बच्चे खूब देर तक पढ़ें, उसमें अपना टाइम दें, लेकिन टाइम नहीं देना है, समझिए। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, इसे चूने का पानी कथन, कौन से कथन, चूने का पानी बुझाने तथा विलयन कर सकते हैं। उष्मा शोषी अवक्रिया है, यह एक उष्मा क्षेपी अवक्रिया, विलयन का पीएच 7 से अधिक होगा, क्षारी विलयन का पीएच 7 से कम होगा। बताइएगा बच्चों, इसमें से कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, बताइएगा। उष्मा क्षेपी है, बिल्कुल उष्मा क्षेपी है। परिणाम पीएच 7 से बिल्कुल क्षारी भी होता है। चूना जब कभी आप खाए होंगे ना, हल्का क्षारी तीखा आता है, ठीक है ना, ये तो अम्ल तो हो नहीं सकता, ये क्षारी होता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, ये भी सही है। और यह उष्मा क्षेपी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें उष्मा निकलते, जब बुझाते हैं तो उसमें फुफ फुस सुसु की आवाज़ आती है। आप देखे होंगे जब आप चूनाकर में बुझाते हैं तो उसमें सुस ऐसे मतलब सन कुछ आवाज़ आती है, आप देखे होंगे, तो उस आवाज़, वही हमारा क्या होता है, उष्मा क्षेपी, जब आवाज़ का निकलना, क्षेपी मतलब निकलना, और शोषी मतलब उसको ग्रहण करना, ये होता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी तथा सी सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सा सही प्रदर्शन, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, समझिए बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए परमाणुवीय त्रिज्या का कौन सा सही प्रदर्शन है, देखिए आप अच्छे से, अब तो दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, पहले कोष में के है, यल है, यम है, ये होते हैं। देखिए 4 कोष होते हैं, के यल यम य, 4 कोष होते हैं। तो के बराबर क्या होता है 1, यल बराबर 2, यम बराबर 3, यन बराबर 4। फार्मूला होता है हमारा 1 2n स्क्वायर होता है। 1 का मान कितना रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 का 2 हो जाएगा। दूसरे वाले में 2n स्क्वायर पे 2 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में क्या हो जाएगा 3 3 3 का 9 दूनी 18, चौथे में 4 चौक 16 दूना 32, तो कितना हो गया 2 8 18 32 की एलिमेंट। ये हमारे कोषों में संख्या होती है। हम लोग 11 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, बाकी हम लोग 9 में भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कल पेपर इतना समय नहीं डिटेल में पढ़ने के लिए, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। तो ये देखिए जिसका यहाँ पे संबंध होता है, जैसे देखिए यहाँ इसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ भी इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन यहाँ से देखिए, ये देखिए ये लाइन जो आपको दिख रही है इसका संबंध है, और ये भी क्या है, ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा इसका संबंध है। तो क्या हो जाएगा बी और सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी और सी ऑप्शन कहाँ पे है, बी और सी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है बी और सी, बी और सी मतलब दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस 11 तक देखिए हो चुके हैं, 12 बस बहुत आधे घंटे के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 1 घंटा लगेगा, हम लोग दीर्घोत्तरी भी पूरा समझ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बहुत कुछ आपको हम बताने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जो बच्चे करें सर धावन सोटा वाले चैप्टर नहीं पढ़ा है, अब इसी में सब पढ़ा देंगे, जो बचा होगा बताइएगा, हम आपको सब दे देंगे, सारी चीज़ें मेरे पास सब हैं। आगे सबसे पहले बच्चों देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। सबसे पहले इसका हम लोग नाम देखते हैं क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा जाएगा, जरूर एक ठो आएगा। बनाने की विधि, उपयोग, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग बताइए, इसका अणुसूत्र बताइए, इसका रासायनिक नाम बताइए। कोई ना कोई यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इस चैप्टर से, यही पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, बस। और इस चैप्टर से कुछ नहीं आता। या फिर प्लास्टर आप फिर इसका सूत्र, उपयोग, धावन सोडा, खाने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग पूछा जाएगा। या फिर इसका पूछ लेगा बनाने की विधि, या फिर रासायनिक समीकरण, कुछ न कुछ यहाँ से पूछेगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। इसका बच्चों एक नाम और होता है, क्या होता है सर वो भी बता दीजिए। बिल्कुल आपको बताएंगे, कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड,
राइड, ये होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और एक और नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, दो नाम इसके होते हैं। एक नाम ज़्यादा फेमस नाम कौन सा है सर, यही वाला कैल्शियम क्लोराइड, सिंपल जानिए। अब सर इसका बताइए इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, और सूत्र इसका होता है, इससे लिखते हैं CaOCl2, CaOCl2, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होता है सूत्र किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा बात करते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम खाने का सोडा, क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, जो आप कचौड़ी में खाते हैं, ब्रेड में, बहुत जगह आप खाते हैं, ठीक है, खाने का सोडा। इसका नाम होता है रासायनिक नाम सोडियम, ये सब आप नोट कर लेंगे मेरे साथ, सोडियम बाई कार्बोनेट। आपको बहुत कम जगह मिलेगा ये सारी चीज़ें, सब बस बहुविकल्पी सीधे टिक मारते हुए चलते हैं, बस 2 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगता, पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना है। आप सब बच्चे मेरे साथ बहुत दिल से जुड़े हो, ये नहीं बस कोई भी बच्चा ऐसे आप बस देख के चला गया, नहीं हमको ये करना है, ये मिले, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जितना नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, 50% पढ़ेंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा नहीं छूटेगा, ये टारगेट है। ये नहीं कि 100 पढ़ लें 10 भी नहीं कर पाए, कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि वहाँ से याद आएगा, तो उसको हम लोग पूरा ऐसे पोस्टमार्टम कर देंगे, जो पूछना हो पूछो ना, हम लोग इतना डिटेल्स हम लोग पढ़े, ये होता है खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सर इसका सूत्र बताइए, NaSCO3, ये होता है, ठीक है। अब एक बचता है और सोडियम धावन सोडा, इसका नाम होता है धावन सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बस वहाँ बाई, यहाँ बाई नहीं लगेगा, क्योंकि जो खाना बनाती है वो बाई बनाती है। खाना कौन बनाता है, ऐसे याद रखें, दोनों बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, पहले हमको भी होता है जब हम 10-11 में थे, तो खाना और इसमें कौन सा बाई लगे कौन सा नहीं। तो खाना कौन बनाता है घर में, बाई बनाती है। जब आप पढ़ लिख लेंगे, जब अच्छा कुछ बन जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, खाना थोड़ी ना बनाएंगे यार, अभी जैसे बना रहे हैं कमरे में, ऐसे नहीं करेंगे। फिर आप कोई ना कोई बाई लगा लेंगे 2-3 हज़ार में, फिर आराम से मस्त खाना वाना बना के आराम चली जाएगी, आराम से खाएं, ठीक है। ये है, तो खाना कौन बनाएगा, बाई बनाएगी, तो यहाँ खाने से बाई रखेंगे सोडियम। और ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मतलब धावन सोडा, कपड़ा बाई थोड़ी धोती है, खाना भले बना के चली जाती है दिल्ली वगैरह में, कपड़ा तो आपको अपने से धुलना पड़ता है। सोडियम का इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2, ठीक है। धावन सोडा, ये धावन सोडा मतलब इसमें 10H2 है, क्यों, क्योंकि पानी ज़्यादा कम लगेगा ना भाई, कपड़ा धोने वाली बात है। तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है धावन सोडा। तो Na2CO3, NaSCO3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा कार्बन, Na2CO10, मतलब 10H2, हमारे पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी कपड़ा धोने में, ये होता है, समझ गए। अब हम लोग एक देखते हैं और क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है यार, ये तो सिंपल नमक है, NaCl, जो आप नमक को खाते पीते हैं, कोई भी नमक हो, सेंधा नमक हो, काला नमक हो, कोई नमक हो, टाटा नमक हो, जो भी नमक हो, सब सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़, जल्दी से नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, फिर हम लोग इसको मिला देते हैं। क्या क्या बोला है इसमें, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक विरंजक है। क्या होता है बच्चों, एक विरंजक होता है, ये जल्दी से मिलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक विरंजक है, बिल्कुल सर। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा प्रति अम्ल होता है, क्या होता है, प्रति अम्ल। धावन सोडा क्या है, धावन सोडा कांच का विरचन करता है, ठीक है, जो मतलब कांच का जब बर्नी उर्नी जो आप धुलते हैं ना, तो जब वो धावन सोडा मतलब निरमा उरमा से, तो बहुत अच्छा धुल जाता है, चमकने लगता है। और ये सोडियम क्लोराइड कौन बचा, H2 और Cl2, क्योंकि 2 NaCl होता है, ये हो जाता है। तो चलिए आप लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहले का सी, दूसरे का डी, तो दूसरे का डी कहाँ, ये ऑप्शन कौन सा सही है बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा नंबर, सी वाला नंबर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन करने में समय लगता है, इसलिए दिया है ताकि बच्चे इसको करें, बहुत इतना कठिन नहीं आएगा हमें पता है, लेकिन बहुत आसान आएगा। लेकिन हम आपको ये पेपर सॉल्व कराना है जबरदस्त, ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, नीले लिटमस को लाल, हाँ यहाँ भी बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर, देखिए, अनीला, ये हम आपको ट्रिक बता चुके हैं बच्चे, जो हमसे पढ़ चुके हैं। क्षार वाला छालानी, इसका मतलब सर क्या हुआ, क्या बता रहे हैं ये सब चीजें समझिए। अम्ल नीले को लाल कर देता है, अनील या अनीला, अम्ल नीले को लाल कर देता है, समझिएगा। क्षार लाल को नीला कर देता है, छालानी और नीला। अम्ल नीले को लाल, क्षार लाल को नीला। तो क्या पूछा है, नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल कौन कर देता है, अनील, मतलब अम्ल कर देता है। पूछता लाल को नीला कौन कर देता है, तो कौन कर देता है, क्षार कर देता है। तो कोई ना कोई यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जल्दी से लिख लेंगे मेरे साथ, ठीक है। आगे चलें,
सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इस वीडियो के बाद कमेंट हम चाहते हैं, इस वीडियो के बाद आप सब बच्चे, जितने बच्चे देखें सब बच्चे कमेंट करें, सब बच्चे कमेंट करें, ठीक है। ताकि जो बच्चे आपके जो भाई बहन छोटे होंगे जो देखेंगे बाद में वीडियो को, तो देखिए सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखने से पहले सोचते हैं यार 1.5-2 घंटे की वीडियो है, इतना लंबी वीडियो कौन देखे, फिर वो कमेंट देखते हैं, देखे अच्छा क्या मास्टर साहब थोड़ा बहुत सही पढ़ाएं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं कि नहीं। ये क्या पता कि मास्टर साहब यार इतना डिप्लोमा बीटेक सब पढ़ लिख के एकदम ये पढ़ा रहे हैं 10 वालों को ये। लेकिन कोई बात नहीं यार, 10 वालों को पढ़ा रहे हैं ना, आज 10 वालों को पढ़ा रहे हैं, कैलेंडर वालों को पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे आदमी पढ़ाएगा, ठीक है। तो उनका क्या मतलब है, तो इसलिए बच्चे कमेंट को पढ़ते हैं, देखते पहले कमेंट कैसा क्या इनको बच्चों को समझ में आया। जो बच्चे इतना देर तक जब देखते हैं कमेंट यार बहुत अच्छा हुआ है, तब कहते हैं नहीं चलो हम भी पढ़ते हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, धैर्य आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आज की दुनिया क्या है, भीड़, जहाँ भीड़ है वही, कोई किसी दुकान में भीड़ है ना, तो आप लोग देखते हैं काहे भीड़ है, चलो हम भी एक बार खाते हैं टिकिया चाट को, लगता है यहाँ बढ़िया मिलता है। जब जहाँ नहीं भीड़ हो, बोले 5 रुपया किलो ही दे रहा है, 5 रुपया प्लेट दे रहा है, कोई नहीं जाएगा, सोचेगा यार बेकार है तभी कोई नहीं जा रहा है। ये होता है, आज की दुनिया भीड़ को देखती है, ठीक है। ऐसे बच्चे भी कहीं कहीं देखे, जब कहीं कोई लाइव पढ़ा रहा है ना, 4 घंटे समय लग रहा है, अपना इधर उधर बकवास कर रहा है, सब टाइम पास कर रहा है, बच्चे वहां 4-4 हजार बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि हमारा टाइम क्या हो रहा है। लेकिन जो मेरे साथ बच्चे हैं कोई विद्या, वो आराम से एकदम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, बस जब मेरी वीडियो जाती है एकदम देखते हैं। अब आप नंबर आएगा देखिए, जितने वो 4-4 हजार देख रहे हैं, देखिए कोई टॉप करेगा नहीं, यहीं से ही बहुत सारे बच्चे करेंगे। और जो बच्चे लाइव कमेंट कभी नहीं करते, वहां सिर्फ बातें होती हैं, और पिंकी क्या कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, वहाँ सब फालतू काम होता है। लेकिन आप यहाँ ईमानदारी से अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, अच्छा आपका नंबर आएगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग समझ हो गया, आगे चलते हैं। अब भैया ये तो खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं खंड ग में। इतना ही था क्या केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री कम ही रहता है ना, हो गया। अब हम लोग चलते हैं, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है चूने का पानी की मौजूदगी में कारण हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि जब मुंह द्वारा फूंकते हैं तो आपके मुंह से कौन सी गैस निकलती है, मुंह से सर CO2 निकलती है, और क्या। ये आप बच्चों वाली बात हमसे क्यों पूछते हैं, कभी कभी तो यार बच्चों वाली बातें पूछनी पड़ती है, जब पेपर में दे देता है तो क्या करें बताइए। अब आप जब फूंकते हैं मतलब आप ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन, जब छोड़ते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या छोड़ रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, यही तो पूछ रहा, इतना आसान सर पूछ लेता है, हम तो समझ ही नहीं पाते प्रश्न पूछ क्या रहा है, अब आप तुरंत उत्तर बता देते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कम है। और जो बच्चे प्रैक्टिस किया है ना वो भी समझ जाते होंगे तुरंत, जैसे हम समझ जा रहे हैं। चूने के पानी से भरी पर जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी कारण दिया हो जाता है, अरे जो फूकेंगे उसी कारण तो होगा। तो फूंक में कौन सी गैस है, कार्बन डाई गैस ही तो पूछा है, ऑक्सीजन तो होगी नहीं, ऑक्सीजन तो आप लेते हैं छोड़ते थोड़ी ना है। नाइट्रोजन तो पूरा 78% हमारे वायुमंडल में ही मौजूद है, जलवाष्प तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो कौन सी गैस हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे फूंकने हमारे गैस जो हम छोड़ते हैं जिस गैस को, उसे बोलते हैं CO2। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, हो गया 14 का, ये बात हो गई। हम लोग चलते हैं आगे, आइए हम लोग चलते हैं 15 नंबर में। देखिए कितना अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ों को। 15 नंबर, कुछ डायनासोर में एक पर पिच अच्छा मौजूद थे, किंतु ये सब NCERT वाले लैंग्वेज है, देख रहे हैं जो हम लोग पढ़े हैं, इसीलिए हम लोग साल भर पूरा NCERT से पढ़े हैं। नहीं सकते, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ है। देख रहे हैं लॉजिक वाला क्वेश्चन है बच्चों सब ये। तो आइए देखते हैं, सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, ऐसा नहीं है, ये नहीं कर सकते। सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, नहीं संबंध तो है यार, ये गलत बात बोल रहा है। दोनों ही जीवों में पिच्छ समजात अंग है, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये नहीं हो सकता। पक्षियों की उत्पत्ति, हाँ ये हो सकता है, पक्षियों की उत्पत्ति क्या हुई है, सरीसृपों से हुई है, ये बात सही बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, सरीसृपों की पक्षियों से हुई है, पक्षियों की उत्पत्ति पक्षियों पर, हाँ ये नहीं, ये गलत है, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से नहीं हुई। थोड़ा देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी चीज़ बताइए, हम भी एक बार लैंग्वेज ऐसी ऐसी दिया है कि दोनों बड़ा कंफ्यूजन है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं, बताइए। आपको भविष्यवाणी भी करने का मौका मिल जा रहा है यहाँ पे। जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ, ऐसा थोड़ी ना है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। अभी हुआ है क्या जीव को, बहुत दिन से हम तो पता नहीं। जीव का विलोप हजारों वर्ष, हाँ ये इसकी बात ठीक है, हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, पता नहीं, हम नहीं थे तब भी जीव थे यार। हमारे पापा बताते हैं कि पहले जब मुर्गा बोलता था तो हम लोग उठ जाते, तब तो मुर्गा ही नहीं है, अब तो मुर्गा बोल लोग खा जा रहे हैं सब मुर्गा, तो मुर्गा कहाँ से बोलेगा, खुद ही इंसान मुर्गा बनता जा रहा है। तो देखिए पृथ्वी पर परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने को में कोई संबंध ऐसा नहीं है, ये संबंध है, ठीक है ना। जब आप ये अनुकूल है, जब सारी चीज़ें अगर कोई भी देखो जीवन चक्र होता है, अगर उसमें एक कड़ी कोई अगर गड़बड़ हो गया ना तो सारा संबंध खराब हो जाता है। विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया, नहीं निर्धारण किया जा सकता है कोई चीज़, बहुत जैसे अब देखिए वो जो
गिद्ध वगैरह होते हैं। देखिए डाइक्लोफार्म जो एक वो दवा होती है जो हम अपने भैंसों को दूध लेने के लिए, ताकि हमारा थोड़ा सा अच्छा काम धाम चल सके, अपना फीस दे सकें, तो घर वाले क्या करते हैं कि जैसे भैंस 1 लीटर दूध देती है तो उसको क्या करते हैं, उलाते हैं और उस टेबलेट को, सिरिंज को लगा देते हैं भैंस में, तो भैंस 4-5 लीटर दूध देने लगती है, अच्छा खासा हमारा बढ़िया काम चलने लगता है। लेकिन जब वो भैंस बच्चों मर जाती है तो क्या होता है, जब आप खेत में उसको फेंक देते हैं तो गिद्ध उसको खाते थे, जब गिद्ध उसको खाए तो उस दवा का जो यूज़ था सारी गिद्ध प्रजाति क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, विलुप्त होने निर्धारण नहीं, मतलब निर्धारण किया जा सकता है, सब धीरे धीरे चीज़ें। देखिए पहले कितना अच्छा एटमॉस्फेयर होता था, अब तो गर्मी पड़ रही, जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, ऐसा पहले नहीं था। पहले सब वातानुकूल मौसम था, अपने यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अब चीज़ें सोचिए, अभी मार्च में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल मई आ गया, मई में क्या हाल होगा। और पानी का देख रहे हैं सब स्रोत इतना नीचे चलता जा रहा है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम आपको सोचने की बात है। चलिए फिर ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब चीज़ें बायोलॉजी का है, जब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। चित्र भाग ABC किस क्रम में है, ABC किस क्रम में, अच्छा ए क्या है, ए क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। देखिए ये क्या है, ये बच्चों ए को हम बोलते हैं परांकुर, ये थोड़ा सा हिंदी में समझिएगा। और बी को क्या बोलते हैं, बीज पत्र, ये होता है। और सी क्या है, मूलांकुर, क्या है, मूलांकुर, ये है। ठीक है, ये आपका जो ए वाला पार्ट यहाँ पे है इसको प्रांकुर बोलेंगे, जो सबसे ऊपर होता है, और इसको हम लोग बीज पत्र बोलते हैं, और ये जो सबसे नीचे होता है उसको मूलांकुर। तो कहाँ है प्रांकुर, सबसे पहले कहाँ है प्रांकुर, फिर बीज पत्र, मूलांकुर, ये है। देख रहे हैं ना कितनी चीजें हैं, देखिए यहाँ बीज पत्र हुए, प्रांकुर है, मूलांकुर, सब चीजें देख ले। ऑब्जेक्टिव देखिए कितना, अगर अगर आप ईमानदारी से करिए, ऐसे आपको कंपटीशन में जो हम लोग करते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों। पहले ये दिया रहेगी दिया, कंफ्यूज जाएंगे, तो पहले प्रांकुर जहाँ होगा उसको, फिर बीज पत्र, क्योंकि बोला है भाग ABC किस क्रम में होते हैं, तो ऐसे पहले प्रांकुर तब बीज पत्र तब मूलांकुर, ऐसे होता है। सही है। अमृता देवी, देवा नहीं देवी, अमृता देवी, देख रहे हैं ये भी गलती लिख दिया है। अमृता देवी विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जीव संरक्षण। भाई जीवों की बात अगर बायोलॉजी है तो यहाँ और स्पोर्ट का थोड़ी दे देगा, यहाँ यहाँ जीव संरक्षण हेतु, ठीक है ना, जीव वन संरक्षण, यहाँ वन भी इसको लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं जीव वन संरक्षण हेतु इसको, ये सब हम लोग करंट में पढ़ते हैं। आगे चलें, यदि मटर के गोल तथा हरे पौधों वाले पौधे RR, ये हो जाएगा गोल, और ये हो जाएगा पीला, गोल पीला, ये एक तो हरे रंग का बोला है, गोल और हरा, हाँ ये गोल और हरा, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले इसे कराया जाता है। तो ये कैसे होंगे, आगे दिया है, ये है, ये भी खत्म हो गया। आइए यहाँ हम लोग देखते हैं, तो ये कैसा होगा, ये होगा गोल और पीला, बताइएगा, और गोल और हरा, और क्या होगा, ये झुर्रीदार और हरा। और ये थोड़ा सा यार ये इसमें आपको समझाने की बात है, अब यहाँ टाइम कम है, अभी हम लोग आगे अगर आएगा तो इसको समझेंगे क्वेश्चन को, ये अगर आप समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा गोल और पीला, कहाँ पे है, गोल और पीला, इसका मतलब Y और Y हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जबरदस्त है, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार ये पूछा गया है। निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जननतंत्र के किस भाग को प्रदर्शित, जो ये वाला है बच्चों, ये किसको प्रदर्शित करता है बताइएगा। ये जो होता है ना, ये अंडाशय है, ये क्या होता है, ये अंडाशय का भाग होता है, ये मतलब ये मादा में पाया जाता है, अंडाशय। ठीक है, तो इसमें ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये डी, गर्भाशय और अंडाशय ये सब इनके भाग होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उपखंड क में गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। अब ये देखिए सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आइए हम आपको एक बार सब कुछ देखिए। गोली दर्पण को लिए चिन्ह परिपाटी, जल्दी से आप देखेंगे, जल्दी से आप देखेंगे मेरे साथ, ये देखिएगा, ये पहला नंबर आप लिखेंगे, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, जल्दी से लिख लेंगे। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव, आप भले आपको सब कुछ लिखे हैं लेकिन फिर भी मेरे साथ आप लिखिए, आपकी प्रैक्टिस होगी बच्चों, कल आपका पेपर, जितना आप आज लिखेंगे उतना आपको काम आएगा। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। जो ये दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाए, सब बता चुके हैं, जो दिशा मापी जाती है मतलब जो इधर वो आपतित किरण दिशा मापी जाती है धनात्मक चिन्ह के साथ, जो इसकी विपरीत मापी जाती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई या मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, ये इसके दिशा में मापी जाती है धनात्मक, विपरीत दिशा ऋणात्मक, इसके ऊपर धनात्मक, इसके नीचे ऋणात्मक, इसे मुख्य यहाँ से ध्रुव से मापी जाती हैं, और ये सारी चीजें आपको ये नोट करना है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा कई नंबर, 4 नंबर, सिंपल सा 4 नंबर मिल गया बड़ा आसानी से। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे हमें क्यों टिमटिमाते हैं, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। 2 नंबर यहाँ से मिलेगा, 2 नंबर यहाँ, कितना मिल जाएगा, 4 नंबर। तो आइए हम लोग देख ही लेते हैं 4 नंबर, ये देखिए हम लिख कर लाए हुए हैं आपके सामने सारी चीजें, कुछ छोड़ेंगे नहीं, आज सब करा देंगे। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते, हम चाहते तो आपके सामने लिख कर, लेकिन समय लगता है इसलिए हम लोग सब लिख कर लाए हैं।
वायुमंडल देखिए वही तो बोले समय लगता है बच्चों, ये सब चीज़ें पूरी बनानी पड़ती है, पूरा करना पड़ता है, ऐसे नहीं बस कहीं से आए ऐसे उठा के मुँह चले जाए ऐसे करा दिया, नहीं, उससे पहले खोजना पड़ता है सारी चीज़ें, क्या क्या है, क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, तब जाके आपके सामने चीज़ों को। बाकी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ें तो हो जाती है। वायुमंडल अपवर्तन, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडल अपवर्तन वायुमंडलीय अस्थिरता का मतलब जो अस्थिरता मतलब स्थिर नहीं है वो होता रहता है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायु परतों के धीरे धीरे बदलते अपवर्तनांक कारण होता है। अपवर्तनांक माध्यम वायु की भौतिक स्थिर या स्थिर नहीं होती है और गर्म हवा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तु की स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव होता है। इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण हमें तारे टिमटिमाते हैं। तारे पूछा क्यों, 2 नंबर यहाँ मिल गया, 2 नंबर यहाँ। पृथ्वी के वायुमंडल अपवर्तन कारण, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए, वायुमंडल हमें तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, किसी कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं, इन परतों का तापमान अलग अलग होता है, इसी कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, अतः तारों से आने वाली प्रकाश भी परिवर्तित होता है, जिससे वह कभी चमकीला तो कभी धुंधला दिखाई देता है, जिसके कारण तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते। सिंपल सा बात समझ, जैसे आपके सामने मान लीजिए आप खड़े हैं, कोई आदमी आया आपके सामने टार्च ऐसे कर रहा है, फिर एक बार बंद करे फिर खोले, फिर आप उसको खींच के झापड़ मारेंगे कि ये क्या फालतू काम कर रहे हो, कभी खोलते हो कभी बंद करते हो, या फिर बंद ही रहने दो या फिर खुला ही रहने दो, ऐसा होता है ना। यही कारण होता है, कभी तो आपको धुंधला फिर एक बार कभी चमकीला, यही रीजन होता है हमारा अपवर्तन, जिसमें प्रकाश ट्विंकलिंग द, इसका मतलब वो आपका क्या, स्टार मतलब जो आपको तारे क्या होते हैं बच्चों, चमकते दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब तो आप पढ़ ही चुके होंगे। आगे चलें, इधर चलते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ये क्वेश्चन आप बताइए, जो बच्चे हम जब टेस्ट लिए थे शुरू में ही, जब पेपर नहीं स्टार्ट हुए उससे पहले ये क्वेश्चन हम आपको पेपर में दिए थे, ठीक है, याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ कराने वाले हैं। क्या बोला है, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे, संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि आपको हम ये पेपर पे कराने के लिए इस क्वेश्चन को, अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। तो समस्या जब ऐसी क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा इस टाइप से, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों ना, तो सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, सर किसको किस में जोड़े। समस्या तो ये आती है, जैसे 3 2 5, ये 2 3 2 5 6 5 11, 11 श्रेणी क्रम में तो हो नहीं सकता, 11 तो कहीं सर है ही नहीं है। तो अब देखिए, अब अगर हम 2 ओम को मान लीजिए श्रेणी क्रम में ले लें, इन दोनों को समांतर ले लें, तो 1/3 1/3 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 6 का जो 1 3/6 और 6/3 दूनी 6, हाँ सही है, 2 2 4 4 आ गया, ठीक है सही है। देखिए हम लोगों का जो हम बताना चाहते हैं, ये देखिए दोनों को, ये श्रेणी में, ये दोनों को समांतर, लेकिन सब आप तो सबसे पहले बोलते हैं हम सब फिगर बनाते हैं, बिल्कुल फिगर बनाते हैं। आइए देखिएगा, ये हमारा हो गया, ये इसके बाद ये आपका हो गया, वो हमारा हो गया, बिल्कुल हम सबसे पहले फिगर ही बनाते हैं। ये बिना फिगर के हम कोई क्वेश्चन, हमें अच्छा नहीं लगता फिजिक्स का सॉल्व करना, कोई भी क्लास का। 2 ओम, ये क्या हो जाएगा 3 ओम, और ये क्या हो जाएगा 6 ओम, क्या हो जाएगा 6 ओम, सही है। अब बच्चों समझिएगा, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। अब देखिएगा आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं 3 ओम तथा 6 ओम को, अब यहाँ समांतर नहीं लिखेंगे, हम पार्श्व लिखते हैं। पार्श्व को ही क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, समांतर क्रम। समांतर क्रम में संयोजित करने पर, सही है, संयोजित कर लीजिए 1/RP। RP क्या है, पार्श्व क्रम। कुछ बच्चे सोचिए RP क्या है, R1 R2, R1 का मान है 3, R2 का मान है 6, ये हम दोनों को पार्श्व क्रम है, दोनों ना अलग अलग धारा भर रही, दिख रहे हैं, इधर इधर तुम्हारा। बच्चे ये भी पूछते सर कैसे जानेंगे समांतर क्रम लगा। बच्चों जब एक से ज्यादा रास्ता, ये एक ही रास्ता दिख रहा है, कहीं धारा क्या अलग अलग बढ़ रही क्या, नहीं, तो ये हमारा श्रेणी है। जब दो इसको एक से ज्यादा रास्ते दिख जाए ना, तो हमारा समांतर क्रम है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आता है 3 दूनी 6, 6 का 6, 2 1 3/6, 1/RP बराबर ये 3/6, तो RP बराबर पलट जाएगा 6, ऊपर चला जाएगा 6/3, तो क्या हो जाएगा RP बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम। अब इसका ये दोनों मिलकर 2 ओम, तो फिगर एक बार फिर बना लेते हैं, हम तो ऐसे टीचर हैं कि हम बार बार फिगर बनाते हैं। 2 ओम 2 ओम। अब देखिएगा 2 ओम, ये पूरा दोनों मिलके कैसे हो गया, दोनों मिलके ऐसा हो गया, ये क्या हो गया ऐसा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, अब इस ये 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, बस देख लेते हैं कहाँ गया, 4 नंबर का है, तब भी हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। अब इस कुल
प्रतिरोध को 2 ओम वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो इसका क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध आर यस, यस मतलब सीरीज, ये पी मतलब पहला श्रेणी क्रम समांतर, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 का मान 2 ओम, R2 का मान 2 ओम, तो 2 ओम बराबर कितना आ गया 4 ओम। सही है, दोनों मिल कितना आ गया 4 ओम। अब सर एक आख उत्तर आया, देखिए बच्चों एक ठो तो आ गया हमारा 4 ओम तो आ गया, देख लीजिए कैसे आ गया, सिंपल सा है, 4 ओम ने ला दिया। तो सर अभी एक ठो और है, 2 नंबर तो अब मिल गया, ठीक है आप 2 नंबर दिला दिए, एक इसमें आएगा बच्चों, हम बार बार बोल रहे हैं एक प्रश्न यहाँ से आना फिक्स है, एक ठो जरूर आएगा इस टाइप से। अब सर 1 ओम मिलाइए, 1 ओम तो इस आसानी से आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या दिया है 2 3 6, अब इसको हम तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1 ओम आ जाएगा। लेकिन पहले सर फिगर तो बनाइए, आप तो बोलते हैं बिना फिगर करते ही नहीं, बिल्कुल अब भी कहाँ कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। पहला वाला क्या है 2 ओम, दूसरा क्या है 3 ओम, तीसरा क्या है 6 ओम, और कैसे हैं समांतर क्रम, क्योंकि धारा को कई रास्ता दिख रहा है, तो समांतर क्रम क्या हो जाता है 1 अपान RP, RP मतलब पैरेलल R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का वैल्यू 3 ओम, R3 का वैल्यू 6 ओम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 2 तिहाई 6 3 दूनी 6 6 1 का 6 3 2 5 1 6, 6 से 6 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 1 ओम। सर ये तो आ गया, बड़ा आसान था, ये भी आ गया 1 ओम, हमारे दोनों उत्तर क्या हो गए आ गए, 4 नंबर आपको मिल गए, गजब सर, गुड, 4 नंबर बच्चा पा गया। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आप सॉल्व करेंगे 4 नंबर आपको मिल जाएगा, देख लिए होगे आप कितना अच्छा क्वेश्चन था। सही है, टाइम जरूर लगेगा लेकिन हम लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं, सब हम लोग करेंगे एकदम पूरा पेपर में कुछ दम नहीं है यार, सच बता रहे हैं, अगर ये पेपर आपको मिल जाए ना तो आप एकदम 70/70 करके आएंगे। ठीक है, चल आगे चलें। दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम में, अब आप सोचिए कहेंगे सर हम लोग तो 3 घंटे करते हैं, आप तो पूरा 1-1.5 घंटे में कराने कह रहे हैं, अरे यार पता नहीं क्यों 3 घंटे करते हैं, क्या क्या लिखते हैं उसमें, दक्षिण हाथ अंगूठे, फिर भी ना 2 घंटे में आराम से, 2.5 घंटे में तो 100% जो हमसे पढ़े हैं पूरे साल, 2.5 घंटे में 100% हो जाएगा। अब बाकी आप अपना 1-2 बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी सुंदर लिखिएगा, ये नहीं गूंज गांज के चला, मतलब इत्मीनान से एकदम फिगर वगैरह काफ़ी अच्छे से बनाइएगा टाइम देके। दक्षिण हाथ अंगूठे के नियम को अंगूठे की दिशा का निर्दिष्ट करती है, यह नियम किस प्रकार के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भिन्न है, किसी क्षैतिज संचलन पश्चिम, इतना इतिहास लिख देता है यार, क्या मतलब है बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन आया है ये मोटर वाला बच्चों, मोटर वाला आप जरूर देखिए, 3 चीज आप पढ़ लीजिएगा, बताएं क्या क्या। एक तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यहाँ लिख दे रहे हैं फ्लेमिंग के, ये 3 चीज आप पढ़ लीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, पेचकस के प्ले मतलब अंगूठे का दाएं हाथ, जो ये अंगूठे दक्षिण हाथ का नियम मतलब पेचकस का नियम जिसे हम बोलते हैं ये, और विद्युत मोटर, अभी हम पढ़ाने वाले हैं विद्युत मोटर बताने वाले हैं, बहुत दिक्कत है बच्चों की, विद्युत मोटर वाला पढ़ाइए। विद्युत मोटर, इसको ये आना फिक्स है, हर एक सेट में बच्चों दिखिएगा, ये दीर्घोत्तरी, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर प्रतिरोध का कोई जो हम क्वेश्चन कल कराए थे न्यूमेरिकल, आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट डाल दी है, उसको नहीं देखे हैं, या फिर 6 नंबर में वो आएगा, और या फिर 6 नंबर में विद्युत मोटर या जनित्र जनरेटर कोई ना कोई एक ठो आना फिक्स है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं इसको, चुंबक वाले को, ये देखिएगा, देख लिए, दक्षिण हाथ अंगूठे के नियम के अनुसार अंगूठे की दिशा सीधे चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को इंगित करता है, जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा बाह्य चुंबकीय छेद में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। ये थोड़ा अच्छे से चित्र हम नहीं बना पाए हैं क्योंकि हमें पता है, बताए थे ना आर्ट हमको नहीं आती है। तो ये देखिए, ये नीचे की ओर क्या कर रहा है, जब आप अंगूठे को ऐसे पकड़ते हैं बच्चों, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना, यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, ये हमारा बल को क्या विद्युत धारा की दिशा बताए, क्योंकि यही तो घूमेगा ना, अंगूठा न होता तो ये काम आप बिना अंगूठे कस के देख लीजिए, पेचकस नहीं कस पाएंगे कभी जीवन में। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे कस लेंगे, तो आप महान हैं, बाकी नहीं कस पाएंगे बिना अंगूठे की, ये जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये कस ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या बताती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं बताएंगी, ये आपका बल लगेगा, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर जनरेटर वाला बताइए, जो महत्वपूर्ण है आप इसको छोड़िए, देखिए ये फिगर आपको बनाना है, सिंपल सा फिगर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये फिगर बच्चा बना लेगा, जो कक्षा 5 साल का बच्चा हो वो भी बना लेगा। सिंपल ऐसे 2 लाइन खींचना है, एक ठो ऐसे कर देना है, ये ऐसे 2 लाइन खींचना है, ऐसे कर देना है, यहाँ एक ठो, इससे आसान फिगर आपको पूरे किताब में कहीं ढूंढ लेंगे नहीं मिलेगा, गारंटी लेते हैं।
अब इसके हम लोग कुछ पार्ट की बात करेंगे। सिंपल, ये 6 नंबर की बात हम सब कर रहे हैं, 6 नंबर ये समझ गए ना, इसको आप बना लीजिए। सिंपल सा है, बहुत कबाहती मत बनाइएगा, पता चला कठिन बनाने लगे, 15 मिनट वहाँ फिगर है, 20 मिनट लग गया बनाने में, बहुत डिजाइन नंबर उतना ही मिलेगा। चाहे आप बहुत एकदम पूरा छाप के चले आइए, चाहे आप वहाँ एकदम पूरा कुछ भी कर दीजिए, नंबर जो ऐसे बनाएगा तब भी उतना नंबर। बस पार्ट दिखाना है। ABCD आपका आर्मेचर है, यहाँ दिखाएंगे ये NS 2 ध्रुव हैं, ये दिखाएंगे C1 C2 विभक्त वलय हैं, ये B1 B2 ब्रुश हैं, ये बैटरी है, ये बस दिखाना है। यहाँ से आपका धारा चलेगी, ऐसे धारा जाती है जाती है जाती है जाती है, इधर से लौट आती है लौट आती है लौट आती है, यहाँ से जाके धारा बैटरी पर खाता। ये सब चीज़ें दिखाने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पूरा एकदम डिजाइनिंग करने लगी है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। मोटर के, विद्युत मोटर, देखिए ये सिद्धांत, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चा इसे लिखेगा वो कुछ अलग ही नंबर पाएगा। ये सब बहुत पॉइंट वाली बात है। वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा में। वैद्युत ऊर्जा किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। यही तो करता है मोटर ना, विद्युत लाइट खींचता है और उसे हम मशीनी में बदल देता है, तभी तो आपका आटा ओटा जो चक्की होता है, बिजली पंखों को, मोटर वोटर सब यही तो चलाता है। तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार होती है। ये भी सेम उसका नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। यदि किसी अपने, जब हम क्या करें, अपने बाएं हाथ के उंगलियों को, तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये हमारा क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा क्या बताएगा? धारा, ये क्या बताएगा? बल। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला भाग बच्चों क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय, उपयोग। 3 इसके भाग होते हैं। आप कार्य सिद्धांत भी लिख सकते हैं, सारी चीजें, मेन इतना ही लिखना है। पता चला कि आप एक एक प्रश्न को अच्छे से बच्चों मत लिख दीजिएगा, सबको जितना जिसका टाइम देना है उतना दीजिएगा। ये सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करती है, आप किसको कितना दे रहे हैं। अब पता चला कि क्वेश्चन है 4 नंबर का, उसको आप एकदम 2-3 पन्ना, पता चला 6 नंबर का है तो उसको आधे पेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर ये 6 नंबर में आएगा तो एक आधा पेज में फिगर, 1-1.5 पेज लिख देंगे, इतना बहुत होता है। टॉपिक वाइज पूरा इतिहास नहीं लिखना है, ये जो हम बता रहे हैं तीनों पॉइंट डाल के लिखना है। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड यन और यस होते हैं, हम पिछले बता चुके हैं आपको फिगर में। आर्मेचर, यह तांबे के तार के कई फेरों, अरे वही मतलब जो आप मोटर जो कॉयल नहीं भरा जाता वही आर्मेचर बोला जाता है, ठीक है। तो फेरों की वाली एक ABCD कुंडली होती है, चुंबक के ध्रुवखंडों यनों के बीच में घूमने के लिए, मतलब ये उसके बीच में लगी होती है ताकि ये आराम से, जब वो चुंबक के बीच में ये घूमे, यही तो करता है ना। यही जब जल जाता है तो कहते हैं आर्मेचर खराब हो गया, हम लोग उसको कॉयल बोलते हैं, उसको इसको आर्मेचर बोला जाता है साइंस भाषा में। विभक्त वलय तथा ब्रश, यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित, जैसे आप कुछ जाते हैं मशीन उसी, जहाँ वहाँ बोरी लगी होती है वायरिंग, वहाँ ये ऐसे सेट होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये दोनों भाग अलग अलग होते हैं। इसका एक सिरा वलय के एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक पृथक 2 ब्रश स्पर्श करते हैं। इनका संबंध एक बैटरी से होता है, एक ब्रश से धारा प्रवेश करती है, दूसरे ब्रश से धारा निकल आती है बैटरी में। उपयोग, इसका उपयोग बिजली के पंखे, आटा पीसने की चक्की आदि जगह, बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। ये बच्चों हमारा मोटर हो गया, आप इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मोटर, ये सिंपल वाला मोटर बना लीजिएगा, बहुत कठिन के चक्कर नहीं पड़ेगा। सिंपल सा फिगर हम बना दिए हैं, आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए फिजिक्स खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म, फिजिक्स इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री बहुत भी कठिन लगता है बच्चों को, ये थोड़ा सा क्वेश्चन IUPAC के नाम है, IUPAC नाम आइए हम लोग देखते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन दे दिया, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और IUPAC अभी हम आपसे वादा किए हैं कि 10 से 15 मिनट की वीडियो हम बनाकर आपको डाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं लेना है। IUPAC आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं बच्चों, अभी समय है। जो टॉपिक आप नहीं पढ़े होंगे, जो आपको कठिन लग रहा हो, भैया बता दीजिए, हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अभी हम लोगों के पास टाइम है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ ये देखिए संरचनाएं चित्रित कीजिए, हम लोगों को संरचना कुछ पढ़ना है ना। आइए, कहाँ गया भाई मेरा पेज? ये देखिए पहला क्या है? क्लोरोप्रोपेन। क्या दिया है? क्लोरोप्रोपेन। तो क्या है क्लोरोप्रोपेन? प्रोपेन मतलब कितने कार्बन सर? प्रोपेन मतलब 3। मेथ एथ प्रोप, पता है ना, पहला में मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक्ट 10 होते हैं ना, याद है ना। तो 3 प्रोपेन बोला है, तो मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन ले लिए। अब बच्चों बोला है क्लोरो, तो सर आप तो बताए थे जब हम मतलब ये इसको क्या प्रोफिक्स और सफिक्स, तो जब हम ये उपसर्ग जो लगाते हैं, जो हम इसको प्रोफिक्स मतलब लगाते हैं, तो कहीं भी लगा सकते हैं, आप बताए थे बिल्कुल, हम भी अभी तो बता रहे हैं। तो इसका मतलब कई बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बनाइए। तो क्लोरो, ये यहाँ हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। आज भी मान लीजिए हम यहाँ क्लोरो लगा दिए, यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। 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 तो सर इसका सूत्र आप बता दीजिए बच्चों। C3H7 और क्या? C3H7Cl। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सही है।
C3H7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सही है Cl। अब आप कहेंगे सर इसको और तरीके से बना सकते हैं, जितना हम तो 10 तरीके से बना सकते हैं, जितना आप कहिए उतना बना दें। चलिए दूसरा तरीका सर दिखा दीजिए। सर इसका नाम तो लिख दीजिए CH3 CH2, ठीक है। और इसका नाम तो ये देखिए और तरीका से हम बना दे रहे हैं CH2 और यहाँ चलिए जोड़ देते हैं, ये बन गया। अब इसका हम संरचनात्मक सूत्र अगर लिखें तो ये C H2 और यहाँ CH और यहाँ क्या हो जाएगा Cl। देख रहे हैं ना, H देख लीजिए ये बन गया। अब कहेंगे सर और तरीका बताइए, आइए और बताते हैं। CH3 CH2 Cl आप यहाँ भी बना सकते हैं। तो इसका संरचना CH3 CH2 Cl, ये H लगा देंगे। देख रहे हैं ना कितना आसान है सर, इतना आप तो पढ़ा रहे हैं जैसे लग रहा है इतना आसान है। आप प्रैक्टिस कम किए बच्चों, आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा। जो बच्चे पढ़े मेरे साथ उनको सब पता होगा, सब अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो ईमानदारी से पढ़े हैं। चलें आगे। ये इतना सारी चीज़ें हो गई, ये एक ही है ना, सोचिएगा कि हम कई ठो बता दिए, सब एक ही है। C3H7 Cl वही है, उसी को हम अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, चाहे जैसे आप बना सकते हैं। ये क्या बोला है, लेकिन संरचना चित्रित कीजिए, ऐसे चित्रित करना है, ये ऐसे एक ही करना है, 3 नहीं करना है, एक ही करना है बस। आगे चलें। 2-मेथिल प्रोपेनल, ये थोड़ा इंटर लेवल है, ये थोड़ा अच्छे लेवल में दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप प्रैक्टिस अच्छे किए रहेंगे बच्चे ना तो आप सिंपल वाला कर ले जाएंगे। लेकिन ये IPSC नाम थोड़ा ज़बरदस्त वाला दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग सब पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। दूसरा क्या दिया है, 2-मेथिल प्रोपेनल, तो इसका क्या हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेनल। प्रोपेनल में मतलब कितना कार्बन सर, 4 तो कार्बन, 1 2 मेथिल 3 कार्बन होगा ना, 3 कार्बन, 4 नहीं। प्रोपेनल अल जुड़ जाएगा, जब अल जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, O लग जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, अल। ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तो मेथिल बोला है ना, तो CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल प्रोपेनल। तो इसका सूत्र हो जाएगा C4H10O, ये हो जाएगा C4H8O। 1 2 3 4 5 5 3 8, देख रहे हैं ना। मेथिल मतलब यहाँ लग जाएगा, मेथिल मतलब यहाँ लग जाएगा, एक जगह कार्बन लग जाएगा, मेथिल यहाँ लग जाएगा, मेथिल एक कार्बन है तो मेथिल हो गया, ठीक है। ये बच्चों इस तरीके से। क्या सर इसके और तरीके बना सकते हैं, बिल्कुल और तरीके बना सकते हैं, बनाइए। CH3 ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, बस आप एक ध्यान रखिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। सही, आगे चलें। अगला क्या दिया है, अगला दिया है 2,2-डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल मतलब सबसे पहले हम लोग कार्बन में थे तो प्रो-ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, सही है। अब इसके बाद क्या बोला है कि 2 मतलब दूसरे नंबर पर होगा ये ऑल, ब्यूटेनॉल ऑल लगेगा मतलब OH लग जाएगा दूसरे नंबर पे, किसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे लग जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अब क्या बोला है 2,2-मेथिल, तो यहीं क्या हो जाएगा, यहीं मेथिल भी लग जाएगा, क्योंकि 2 दोनों एक ही जगह, जिधर से पास पड़ता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं, 1 2, तो यहाँ मेथिल हो जाएगा, यहीं पे ऑल लग जाएगा। और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग और क्या बोला है, म्यू एथिल। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, CH3, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और इसके बाद एक इधर एक इधर एक इधर, हो गया ना। तो यह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, सही है इसका नाम। तो नाम क्या हो जाएगा सर, C6H14O, ये क्या हो जाएगा इसका नाम, ये 14 है ना, गिन लीजिए, ठीक है ना। ये O एक ठो यहाँ होता है भाई, वो लिख दिए, C6H14 हो गया। और इसको सर कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं CH3CCH3OH CH और क्या हो जाएगा CH3, ये किसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत तरीके से लिख सकते हैं यार, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला दिया है पेंटेनोइक अम्ल, ये तो बड़ा आसान है यार। मेथ ये तो प्रो-ब्यूट पेंट मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन होगा। पेंटेनोइक, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो ओइक मतलब क्या हो जाता है COOH, तो ये क्या हो जाएगा OH। अब बाकी सब कार्बन जोड़ देंगे, कार्बन जोड़ देंगे, कार्बन जोड़ देंगे, कार्बन जोड़ देंगे, सब जुड़ गया, सब जगह कार्बन। तो कितना हो सकता है, ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा सर C5H10O2, ये क्या हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल CH3C, मेथेनोइक अम्ल CH3OH, सब ऐसे ऐसे सिंपल तो है। एथेनोइक पूछता है CH3C, मेथेनोइक, जिसको हम सिरके का एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे सब बनेगा सारी चीज़ें, इतना आसान है, ये हम लोग सारे कर लिए, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपको। अब देखिए चलते हैं, अच्छा 9 वाली चीज़ पूछा है यार, ये देखो 9 वाली चीज़ क्यों पूछो भाई, कुछ तत्वों के प्रमाण नीचे दिए गए हैं, उनके तत्वों की पहचान कीजिए, बताइए।
ये 10 नंबर कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऑक्सीजन। ये पूरा आपको 30 तक तो 10 में याद ही होना चाहिए, उसके आगे तो पूरा 118 याद होगा। देखिए 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर बच्चों होता है नियॉन। क्या होता है? नियॉन। आगे 20 नंबर क्या होता है? 20 नंबर होता है कैल्शियम। फिर आगे क्या दिया है? 7 नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन। फिर क्या बोला है? 14 नंबर। 14 नंबर क्या होता है? सिलिकॉन। ये आपको बताओ। इतना नंबर सर ये हो गया। तत्वों की पहचान कीजिए। ठीक है। अब आवर्त, ये तो मिल गया 2 नंबर। अब 2 नंबर और आवर्त सारणी में तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त बताइए। अब ये पीरियाडिक टेबल की बात है। पीरियाडिक टेबल मेरे पास है नहीं तो हम आपको समझा देते। बस ऐसे हम बता दे रहे हैं, आप जान लीजिए। इधर आप लिखेंगे समूह, इधर लिखेंगे आवर्त। समूह कैसे होता है? समूह होता है जब ऐसे चलते हैं। आवर्त सर, आवर्त जब ऐसे चलते हैं, खड़ा खड़ा लाइन। ठीक है। 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। ऐसे ही एक बार देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा? समूह हमारा ये कहाँ पड़ेगा? 10वां वाला 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर। हाँ, समूह 18 हो जाएगा और आवर्त में दूसरे नंबर पर। और ये कैल्शियम कहाँ हो जाएगा? कैल्शियम 2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 15। ये क्या हो जाएगा? 7। मेरे पास है नहीं, हम देखिए हमें याद है, बाकी पीरियाडिक टेबल नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देते। ठीक, मोबाइल में है लेकिन मोबाइल में तो पढ़ा रहे हैं तो कैसे दिखा सकते हैं। ये 14 आपके पास होगा तो आप इसको देख सकते हैं, समूह आवर्त कौन किस नंबर पर है। फिलहाल इतना कठिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इतना कठिन नहीं आएगा, हमें पता है, लेकिन फिर भी आएगा तो आप कर लीजिएगा और नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। क्या बताएं, जो बच्चे पढ़े आप कर सकते हैं। चलिए निम्नलिखित प्रत्ययों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, ये देखिए 6 नंबर में देखिए आ गया। इसके बाद खत्म भी है। हाँ, फिर इसके बाद खत्म भी है। नहीं, अभी टिप्पणी है 6 नंबर में अथवा में ये है। चलिए हम लोग आगे चलें, जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? सही है, सबको समझ में आ रहा है? देखिए 1-1.5 घंटा आप सोचिए हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित समीकरण कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लिख दो भाई, यहीं भर दो, क्या दिक्कत है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और जल बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? जल बाहर निकल। अभी हम लोग इसको संतुलित भी करेंगे, संतुलित भी करेंगे, ठीक है ना। आगे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ क्या लिखेंगे? जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट पर सिल्वर। एल्यूमिनियम प्लस क्या हो जाएगा? कॉपर क्लोराइड। क्या बना देगा? कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सही है, पोटेशियम क्लोराइड हिंदी में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिकम क्या बना देगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, H2 क्या बना देगा? H2। यहाँ क्या बनाएगा बच्चों? हाइड्रोजन, H2 प्लस Cl2 तो क्या बना जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम HCl बोलते हैं। भर लिए। अब सर संतुलित करना तो सिखाइए हमको। बिल्कुल बच्चों, संतुलित करना सिखाएंगे। आइए हम लोग संतुलित करना सीखते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ मिलके संतुलित करना सीखेंगे इस समीकरणों को। ये 4 समीकरण जो भी बच्चा सीख जाएगा, समझ लीजिए आपने बहुत कुछ सीख गया और बहुत कुछ आप सीख जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है ये। चलिए हम लोग चारों के यहाँ ले लेते हैं और लोग ज़बरदस्त तरीके से इसको संतुलित करेंगे। पहला नंबर लिखते हैं कैल्शियम। अब देखिए तो हिंदी में कर दिए हम लोग। अब सूत्र लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2। हम आपसे वादा किए थे ना, सब कुछ इसमें हम करा देंगे। अब इसके बाद आपको कुछ ढूंढने जो नहीं पड़े, सब कुछ इसमें हो जाएगा, आपका पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाएगा। संतुलित करिए सर, संतुलित करिए। तो सब पता नहीं है, संतुलित करना नहीं आता हमको। देखिएगा सबसे पहले क्या बताए थे? Ca, इसको खोल देंगे, O2 H2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस क्या हो जाएगा? H2। कैल्शियम, कैल्शियम सही है। CO, ये O2 है, यहाँ O2 है, 2 दूनी 4, 3 1 4 सही है। H2 है, H2 है। अरे सर ये तो सब है, ये संतुलित है। ये क्या है? ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। कभी कभी ना ऐसा भी दे देता है बच्चों को फंसाने के लिए, ताकि देखें वो अपना 10 मिनट यहीं परेशान होगी। लेकिन आप समझिएगा कि जो बैलेंस रहेगा, सर जी यहाँ बताए थे कोई कोई बैलेंस होता है। आगे चलेंगे दूसरा वाला, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस AgNO3 क्या हो जाएगा? जिंक नाइट्रेट ZNO3 प्लस Ag। इसको तो संतुलित कर दीजिए सर, ये भी थोड़ी ना होगा, पता नहीं। AgNO3 अब देखते हैं, ZN O3 AG ये भी है, ये भी है, नहीं ये तो नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ सूत्र कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ होल ट्वाइस होगा, NO3 का होल ट्वाइस, थोड़ा सा ये गड़बड़ था। अब आइए हम लोग कर लेते हैं, ZN प्लस AgNO3 ये हो जाएगा ZN, इसको तोड़ देंगे N2
O6 प्लस क्या हो जाएगा Ag। सही है। अब देखिएगा, अब आप देखेंगे Ag ठीक है, AgOg सुनो जी ये सही है। अब देखिए O6 है यहाँ पे क्या है O3 है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। लेकिन सर ये भी गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ये इसको लगा दिए, अब तो सही है ना, अब तो सही है, तो कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं गड़बड़ है। तो आप इसको लिख तो लीजिए जैसे लिखा था Zn प्लस 2 AgNO3 रिएक्शन ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 Ag, ऐसे लिखना पड़ेगा, छोड़िएगा नहीं तो नंबर कट जाएगा। ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। आइए चलते हैं तीसरे में, क्या बोलता है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम मतलब होता है Al और कॉपर क्लोराइड मतलब होता है CuCl2। ये क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस Cu, ये बना। अब इसको संतुलित करिए सर, बहुत कठिन सवाल आ गया मेरे सामने। देखते हैं Al ठीक है, Cl यहाँ 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, कॉपर। अब यहाँ 3 ठो है, यहाँ तो क्या लगा देंगे, 3 यहाँ भी कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया सर। क्लोरीन यहाँ तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो ये कॉपर का 8 हो गया, 3 ठो, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। अब ये 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 लगा दो, और क्या दिक्कत है। अब लेकिन सर यहाँ भी 2 लगाना होगा, बिल्कुल लगाना होगा। देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है, बहुत अच्छे से सब चीज़ें आपको आना चाहिए, इतना सब चीज़ सीखेंगे तब जाके साइंस मजा आएगा पढ़ने में। सही है, तीसरा भी हो गया। चौथा नंबर सर आप ऐसे इसे कर लेते हैं, हम तो देखते ही रह जाते हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आप भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण संतुलित करना हम लोग पढ़ चुके हैं, कल की वीडियो में नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए, पूरी एक वीडियो संतुलित करना ही सिखाए हैं केमिस्ट्री का। चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर है बेरियम क्लोराइड, क्या होता है BaCl2 प्लस क्या बोला है पोटेशियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है K2SO4। क्या बना देगा BaSO4 प्लस क्या बना देगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड। सही है, ये जबरदस्त है। ये देखिए बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड क्या बना देगा बच्चों, क्या है, सही है K2, यहाँ क्या लगा देंगे 2 Cl BaSO4 बिल्कुल सही है, राइट, बस यही लगाना था। 5वां नंबर कई ठो है भाई, 6ठो है क्या, 6ठो है यार। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना देगा MgCl2 प्लस H2, ये बना देगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ Cl है सर, यहाँ H2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, क्या दिक्कत है, हो गया सर, बस इतना ही था, खत्म। 6वां नंबर क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl, क्या बना देगा HCl, तो क्या हो जाएगा H2 प्लस Cl2, यहाँ Cl कर दो यार, Cl कहा नहीं किया, क्लोरीन मतलब Cl2 होता है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2H और 2Cl, क्या हो गया, खत्म, बैलेंस हो गया। देख लीजिए इतना था, पूरा जल्दी से नोट कर लीजिए सारे एक साथ, एकदम जबरदस्त। ये बच्चों इतना आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर इसको पूरा बैलेंस करना पड़ेगा, तब 6 नंबर मिलेगा। सोचिए ऐसे फ्री नंबर नहीं मिलता, बहुत मेहनत करना पड़ता है उस नंबर के लिए, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों का हो गया, ये हम लोग अब आगे चलते हैं। आ गया टिप्पणी वाला, फिर से टिप्पणी छोड़ेगा नहीं, ये टिप्पणी छोड़ेगा नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। संयोजन अपक्रिया क्या होता है, संयोजन अपक्रिया सर आप पढ़ा चुके हैं, वह अपक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन कहते हैं। एक या एक से अधिक उत्पादक, जैसे सर उदाहरण बताइए सर, ये देखिए, ये सामने न भी लिखा है जो संतुलित किए हैं, ये क्या है, ये संयोजन है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, क्या है, संयोजन है। तो सर वियोजन में इधर हो जाता, ये 2 भागों में टूट जाता, 2 भागों में वियोजित हो जाता, तो उसे हम वियोजन बोलते हैं। संयोजन 2 चीज मिलकर, एक 2 अभिकारक 1 उत्पाद, संयोजन 1 अभिकारक 2 उत्पाद, वियोजन, ठीक है। फिर भी सर एक आठ और बता दीजिए, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। H2 प्लस H2 हो जाएगा H2O, H2 यहाँ सर, यहाँ तो ऐसे है, कैसे हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा देंगे सर, ये तो 2 तो लग गया, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, बस हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, सही है। सर एक आठ एग्जाम्पल और दे दीजिए, N2 प्लस H2 तो क्या हो जाएगा NH3। सर यहाँ 3 ठो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 2 लगा देंगे सर, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 2 है, तो कितना कर देंगे 3 दूनी 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, N2 2, ठीक है। सर एक आख एग्जाम्पल और दे दीजिए, बिल्कुल आइए, Cu प्लस H2O, ये क्या बना देगा सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CO इसका होल ट्वाइस। ऐसे हैं, देखिए 2 अभिकारक एक उत्पाद, इसे क्या बोलेंगे, संयोजन, सही है।
आगे संक्षारण क्या होता है बताइए। संक्षारण बच्चों वह प्रक्रिया हम पढ़ा चुके हैं, वह प्रक्रिया है जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अपक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। जैसे लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, लोहे पर जंग लगना। आइए हम लोग रिएक्शन देते, क्योंकि बोल चुके, देखिए फिजिक्स में फार्मूला देखिए क्या क्या तीन चीज बार बार हम ये चीज जब से पढ़ाना शुरू किए हैं इस साल, तब से हम सब बता रहे हैं सारी चीजें कि फिजिक्स में आप मात्रक नहीं लिखोगे और अगर फिगर नहीं, कोशिश मेन तो मात्रक है और फार्मूला है, मेन मात्रक और फार्मूला है। अगर आप ये चीज़ें लिख देते हो, थोड़ा बहुत फिगर भी अगर बना देते हो, तो एग्जामिनर कुछ नहीं देखता आप क्या लिखे हो, तुरंत नंबर दे देता। केमिस्ट्री में आप कितना भी इतिहास लिख दो, जब तक ये सब चीज़ें रिएक्शन नहीं लिखोगे ना, तब तक नंबर नहीं मिलेगा। बायोलॉजी में कितना भी कुछ इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान लिख दो, और जब तक चित्र नहीं बनाओगे बच्चों, तब तक नंबर मिलने वाला नहीं है। तीनों चीज़ हमारी आप बात मान लेंगे, इतना अगर करके आएंगे, 70 में 70 लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक बार अगर भगवान भी आ जाए, कहे नहीं इस बच्चे को नहीं मिलना चाहिए, तब भी एग्जामिनर कहेगा नहीं इस बच्चे को तो 100% मिलना चाहिए, क्योंकि ये इस नंबर के लायक है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, आपकी कॉपी दिखनी चाहिए कि हाँ सच में आपने मेहनत किया है, और हमें उम्मीद है कुछ बच्चों का दिखेगा, क्योंकि आप भी मेरे साथ मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। Fe प्लस O2 प्लस X2O ये बना देगा Fe2O3 इंटू X2। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करके आप जो भी होगा समीकरण लिख दीजिएगा, बाकी बैलेंस कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम कम इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संक्षारण, फिर भर्जन। एक ठो और पूछा है भर्जन, भर्जन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। भर्जन भी भाई इसको काहे छोड़ते हैं बेचारे को, तो क्या होता है भर्जन। भर्जन क्या होता है बच्चों, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं भर्जन। जैसे जिंक सल्फाइड हमारे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, ये तो क्या बनाता है हमारा जिंक ऑक्साइड बनाता है और प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। तो जेड एन इधर है, जेड एन इधर है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 हो गया, तो ये जेड एन भी 2 हो गया, सल्फर यहाँ पे 2 है, ये 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे 2 दूनी 4 2 6, यहाँ क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। ये देखिए ये संतुलित हो गया, ये हमारा भर्जन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना, सर एक आध और एग्जाम्पल बता दीजिए, ताकि मान लीजिए वो याद न रहे तो कोई बात नहीं, वो याद नहीं रहेगा तो याद रहेगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा H2 HGS हाइड्रोजन, ये आपका पारा ठीक है ना, सल्फाइड प्लस O2 HgO, तो इसको संतुलित कर लीजिए बच्चों। HgO है यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी अब 2 लगा देंगे, सल्फाइड यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 2 6 हो गया, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 3 कर देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। बताइएगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोगों का समय ज़्यादा होता जा रहा है, बायोलॉजी क्वेश्चन कुछ 2-3 बज गए हैं, इसको तो आप कर ही सकते हैं, ये अणुसूत्र वाला है। ठीक है, इसको समझाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट समय चाहिए, जो कि हम लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने का प्रोसेस बताना है, ये हम आपको कोशिश करेंगे बता दें। ठीक है, रंध्रों के खुलने और वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड पर स्तर पर नियंत्रण होने वाले कुछ उपाय, ये सुझाव आप दे दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या रिएक्शन करते हैं उसमें आपको बता देना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये वाला रंध्र वाला, ये देखिए आपके सामने हम ये सारी चीज़ें लिख कर लाए हुए हैं बच्चों, ये आप फिगर बनाइएगा। रंध्रों का स्टोमेटा पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायु भागों में वह है त्वचा में छोटे छोटे रिद्ध पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्र होता है। ये देखिए रंध्र संरचना, रंध्र ये पूछा है खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया, ही बोला है ना, हाँ खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया यह कोशिकाओं पर निर्भर करती है। जब प्रकाश संश्लेषण CO2 की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खोलना और बंद होना द्वारा कोशिकाओं के कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है तो यह फूल जाती है। आगे देखेंगे, ठीक है। अमीबा में पोषण, ये देखिए सारी चीज़ें हैं, सारा हम इसमें पूरा एकदम चित्र बना के एकदम ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ लिख दिए हैं। ये पूरा नोट्स है। ये बच्चों जिसको मानव का ये फिगर नहीं आता होगा आप इसको लिख सकते हैं। जंतुओं में मानव पोषण, ये सारी चीज़ें हैं, पूरा नोट से पूरा देख रहे हैं ना, कितना चीज़ें सब आपका, ये देखिए पूरा सब कितना सब चीज़ें लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखे थे। ठीक है, इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। रंध्रों में खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया, मूत्र निर्माण या फिर मानव में नर जनन तंत्र के वर्णन कीजिए। ये बायोलॉजी के डायरेक्ट, इसे हम क्या समझाएंगे, हम भी आपको ऐसे बताएंगे। ठीक है, जैसे आप भी पढ़ेंगे ऐसे हम भी आपको पढ़ के सुना देंगे। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हमारे उसमें होता नहीं, मतलब होता है क्या, मतलब इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, धीरे धीरे पढ़ाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ा, लेकिन बायोलॉजी में आज भी ज़्यादा है। जितना मजा हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री में आता बायोलॉजी में नहीं है, जो फैक्ट है तो है, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या इसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे पेपर को एकदम ज़बरदस्त सॉल्व कर लिए, और बाकी आप अच्छे से रिवीजन करिए। मस्त है, आज आप लोग पूरा 1000 कंप्लीट कर जल्दी जल्दी, फिर हम लोग फिर बातें करते हैं।
और इसके बाद IUPAC नाम बना देंगे, फिर आपको कॉपी वगैरह कैसे लिखनी है बना देंगे सारी चीज़ें, और बाकी जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई है बताइएगा। बाकी आप ज़बरदस्त रिवीजन करिए, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, खूब प्रैक्टिस करिए, और न्यूमेरिकल वगैरह एकदम पूरा फार्मूला एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। बाकी बच्चों ज़बरदस्त एकदम आप सबके साथ मेरी पूरी दुआएं हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद है। आप ज़बरदस्त कल पेपर करके आइए, एकदम लगे कि हाँ मतलब कोई पूछे पेपर कैसा, आप बताओ यार, पेपर मत पूछो। पेपर तो ऐसा हुआ कि लग रहा था पेपर हम लोग खुद ने अपने आप से बनाया, खुद अपने आप हम पेपर दिए हैं, ठीक है। इतना आपको आसान पेपर, क्लास में आप बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, आपको एकदम ज़बरदस्त मन एकदम अच्छे से एकदम करना है, इत्मीनान से पेपर को पूरा 3 घंटे 15 मिनट आपका समय होता है, आप एकदम मस्त पेपर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आपने इतना देर तक देखा वीडियो को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। आप सभी कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, मजा आया होगा, जरूर कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, ताकि हमें भी आपके कमेंट का इंतजार रहता है, जरूर हम रिप्लाई देते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत सारा ढेर सारा थैंक यू और धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बच्चों।